दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसके कोई संतान नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अकेले ही रहती थी। वो हर रोज जंगल में जाकर जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सा सांप उसकी लकड़ियों के गट्ठर में घुस गया। इस पर उसने ध्यान न देते हुए बूढ़ी औरत ने लकड़ियों को अपने कंधे पर उठा लिया और घर लौट आई। जब उसने लकड़ियों को फर्श पर गिराया तो सांप बाहर निकल आया और वो सांप बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने सांप को अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने उसे अपना बेटा समझकर रख लिया। समय बीतता गया, वो सांप कुछ समय बाद बड़ा हो गया। एक दिन उस सांप ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाओ और उसे कहो कि वह अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राजा तुम्हें अपनी इकलौती बेटी देगा? तुम तो एक सांप हो। सांप ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वैसे भी जाओ और हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। बूढ़ी औरत ने सांप के कहे अनुसार ही किया और राजा से मिलने चली गई। लेकिन महल के द्वार पर खड़े पहरेदार ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है, तो उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया, जब तक कि आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति नहीं दे दी। वो राजा से मिलने गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने ये सुना तो वो क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। वो लड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी क्योंकि वो अब अपंग हो गई थी। सांप ने उससे कहा, अपने पैर की चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर सांप ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत का पैर ठीक कर दो। तुरंत पैर ठीक हो गया। अगली सुबह सांप ने बूढ़ी औरत को राजा के पास वापस भेज दिया और वही हुआ। लात घूस और पिटाई के बाद उसने कसम खाई कि वो फिर कभी महल में पैर नहीं रखेगी। तीसरे दिन सांप ने उससे कहा, फिर से राजा के पास जाओ, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें भेज रहा हूं। बुढ़िया पहले तो अनिच्छु थी, लेकिन चूंकि सांप ने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसलिए वह राजा के पास वापस गई और उससे कहा, महाराज, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को पत्नी के रूप में लेना होगा, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी बेटी को निम्नलिखित शर्तों के तहत आपके बेटे को दूंगा। कल तक आपकी झोपड़ी मेरे जितनी बड़ी महल बन जानी चाहिए। आपके दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम से बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर प्रतीक्षा कर रहे होने चाहिए, जो धरती पर मौजूद हर रंग और हर रंग के लिए एक हों। अगर आप कल सुबह तक ये सब कर सकती हैं तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूंगा। जब बुढ़िया ने ये सुना तो वो चली गई। इस बार उसे लात घूंसे नहीं मारे जाने की खुशी थी। उसने सांप को बताया कि राजा ने क्या कहा था और सांप ने कहा, बस इतना ही, सब कुछ समय पर तैयार हो जाएगा। आधी रात को सांप ने अंगूठी पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत की झोपड़ी राजा के महल से भी बड़े महल में बदल जाए, और झोपड़ी तुरंत महल बन गई। बूढ़ी औरत जो फर्श पर चटाई पर सो रही थी, अचानक खुद को असली बिस्तर पर पाती है, जिस पर नौकरानी के लिए घंटी भी लगी होती है। सांप ने फिर से अंगूठी पर फूंक मारी और कहा, हमारे दरवाजे और राजा के महल के दरवाजे के बीच का रास्ता रेशम से बुना जाए। और ऐसा ही हुआ। फिर सांप ने तीसरी बार अंगूठी पर फूंक मारी और कहा, हर रंग और हर रंग के कपड़े पहने हुए घोड़े पर सवार 400 सेवक हमारी आज्ञा का इंतजार करें। और वे भी आ गए। जब सांप ने अपना काम पूरा कर लिया तो वो सोने के लिए लेट गया। हालांकि ऐसा करने से पहले उसने घोड़े पर सवार सेवकों को घर के चारों ओर पहरा देने का आदेश दिया। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और एक बहुत बड़ा शानदार महल देखा और आश्चर्य में पड़ गए कि ये किसका है। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, क्या ये वास्तव में एक महल है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, यह एक महल है। कल वहां एक झोपड़ी थी जो एक बूढ़ी औरत की थी। तब राजा को उन शर्तों की याद आई जो उसने बूढ़ी औरत से रखी थी, और वे दोनों, राजा और रानी, अपनी बेचारी बेटी के भाग्य पर विलाप करने लगे। अब उसे सांप से शादी करनी होगी क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया था और उसे तोड़ नहीं सकते थे। दुल्हन को लाने का समय आ गया और घुड़सवार तैयार हो गए। उन्होंने सांप को अपने साथ काठी पर बिठाया और एक गीत गाते हुए राजा के पास चले गए। वहां उन्होंने सांप को घोड़े से उतारा और उसे राजा और रानी के पास ले गए। दोनों बहुत दुखी हुए और अपने आप से सोचने लगे, हमारे लिए अपनी बेटी को मार देना बेहतर होगा। दामाद के रूप में सांप का होना कितना भयानक भाग्य है। परिचारिका ने दुल्हन को उठाया और विवाह संपन्न हुआ।
उत्सव के बाद दूल्हे को दुल्हन के कक्ष में ले जाने का समय आया। जब लड़की ने सांप को देखा तो वो डर के मारे चिल्ला उठी। हालांकि सांप ने अपनी त्वचा उतार दी और इतना सुंदर युवक बन गया कि वो पूरी तरह से अभिभूत हो गई। फिर उसने उससे कहा, मेरी प्यारी पत्नी, कभी किसी को ये मत बताना कि मैं रात में इंसान हूँ और दिन में सांप, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं पा सकोगी। उसने उत्तर दिया, ठीक है प्यारे पति, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने उसे बताया कि उसका नाम स्विफ्ट है। अगली सुबह राजा ने किसी को सांप के महल में ये पता लगाने के लिए भेजा कि क्या उसकी बेटी अभी भी जीवित है। जब उसे बताया गया कि वो ठीक है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो उसे संदेह हुआ और उसने जो सुना था उस पर विश्वास नहीं किया। अगले हफ्ते राजा ने अपनी बेटी और सांप को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने के लिए एक नौकर भेजा। जब उसकी बेटी और दामाद आए तो लड़की की माँ रोने लगी और कहने लगी, ओह मेरी बेचारी बेटी, हमने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम कितनी दुखी हो। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि वो बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। कुछ दिनों बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक भव्य विवाह समारोह होने वाला था, जिसमें राजा और उसकी बेटी को आमंत्रित किया गया था। सांप ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाओ, मैं आज शाम को आऊंगा ताकि किसी को पता न चले कि ये मैं हूं जो मनुष्य में बदल गया हूं, और याद रखो, तुम जो जानती हो उसे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। लड़की अकेली विवाह समारोह में चली गई और जब अंधेरा छा गया तो सांप ने अपनी खाल उतारी, कुछ शानदार वस्त्र पहने और उसके पीछे चल दिया। जब दोनों वहां पहुंचे तो सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई देवदूत अभी अभी आया है। थोड़ी देर बाद वो इतनी खूबसूरती से नाचने लगा कि सभी लोग आश्चर्य में खड़े रह गए और सोचने लगे, वो इस दुनिया का कोई प्राणी नहीं है, वह स्वर्ग से आया होगा। लड़की की माँ उसके पास बैठी हुई बोली, मेरी प्यारी लड़की, तुम कितनी भाग्यशाली हो, अगर तुम्हारा पति ऐसा ही कोई आदमी हो। लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल पड़ी, वह मेरा पति है माँ, वो स्विफ्ट है, वो आदमी जिसे मैं प्यार करती हूँ। जैसे ही उसने बात की, स्विफ्ट अदृश्य हो गया और किसी को समझ नहीं आया कि वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। लड़की ने इधर उधर देखा, उसे कहीं नहीं देखा और फूट फूट कर रोने लगी। अब देखो, तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर किया माँ। वो रो पड़ी। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो कौन है या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। मुझे उसकी तलाश में निकल जाना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे खोजने की कोशिश की तो मुझे लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और एक यात्रा बैग की आवश्यकता होगी। उसके माता पिता ने उसे वो दिया जो उसे चाहिए था और वो अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। वो कई दिन और रात घूमती रही और आखिरकार लड़के सूरज से सलाह लेने गई। घर पर सिर्फ सूरज की माँ और बच्चे थे और बच्चों ने तुरंत लड़की को खाने के लिए उस पर हमला कर दिया। हालांकि माँ ने उन्हें रोक दिया और लड़की को अंदर बुलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। लड़की ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैं तुम्हारे बेटे सूरज से पूछना चाहती हूँ कि क्या उसने अपनी यात्रा के दौरान मेरे पति को कहीं देखा है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, सूरज अभी वापस नहीं आया है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो हम उससे पूछ सकते हैं। मुझे डर है कि जब वो थका हुआ वापस आएगा और उसे किसी इंसान की गंध आएगी तो वो तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम नहीं चाहोगी तो वो मुझे नहीं खाएगा, लड़की ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत को उस पर तरस आया और उसने उसे छिपा दिया। जब सूरज रात के खाने के लिए घर आया, अपनी लंबी यात्रा से थका हुआ, उसने बैठते ही अपनी माँ से कहा, मुझे इंसान के मांस की गंध आ रही है, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा मांस लाओ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। माँ ने उत्तर दिया, यहाँ कोई इंसान नहीं है बेटा, कौन हमसे मिलने आ सकता है? सूरज ने कहा, हाँ जरूर है, मेरे पास इंसान को लाओ, मैं उसे नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ पूछूंगी कि उसे क्या चाहिए। बूढ़ी औरत ने सूरज से वादा करवाया कि वो इंसान को नहीं खाएगा। लड़की को छुपके से बाहर निकाला और सूरज के पास ले गई। लड़की ने सूरज से कहा, मैं स्विफ्ट अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मैं महाराज से पूछने आई हूँ कि क्या आपने अपनी यात्रा के दौरान उसे कहीं देखा है। सूरज ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन जाकर चांद से पूछो कि क्या उसने उसे रात में देखा है। बेचारी लड़की अपने रास्ते पर चलती रही, कई दिन और रात भटकती रही, जब तक कि वो आखिरकार चांद के पास नहीं पहुंच गई। चांद भी उसे कुछ नहीं बता सका और उसे हवा के पास भेज दिया। एक बार फिर वो चल पड़ी, इस बार हवा की तलाश में। अब तक वो चलने से थक चुकी थी और अपनी आखिरी ताकत के साथ किसी तरह हवा के घर तक पहुंच पाई। वहां उसे हवा की बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे मिले जो उसे खाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे। हालांकि बूढ़ी महिलाओं ने उन्हें रोक दिया और लड़की को अंदर बुलाया।
उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो मेरी बेटी? लड़की ने उसे अपनी यात्रा का कारण बताया। हवा की माँ ने कहा, हम उससे पूछेंगे। हालांकि मुझे डर है कि जब वो थका हुआ वापस आएगा और किसी इंसान की गंध लेगा तो वो तुम्हें वहीं खा जाएगा। लेकिन लड़की ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहोगी तो वो मुझे नहीं खाएगा। बूढ़ी औरत को लड़की पर दया आ गई और उसने उसे छिपा दिया। जब हवा नाश्ते के लिए आई तो उसे तुरंत ही मानव मांस की गंध आ गई और उसने अपनी माँ से कहा, मुझे मानव मांस की गंध आ रही है, मुझे खाने के लिए कुछ लाओ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। माँ ने उत्तर दिया, यहाँ कोई मनुष्य कैसे हो सकता है? लेकिन उसने अपनी माँ से आग्रह किया कि वह मानव को बाहर लाए और अंत में वादा किया, मैं मानव को नहीं खाऊंगी माँ, लेकिन उसे बाहर निकालो ताकि मैं उससे कुछ सवाल पूछ सकूं। माँ ने हवा से उसकी शपथ दिलवाई और लड़की को बाहर ले आई। हवा ने उससे पूछा कि उसने इतनी सारी मुसीबतें क्यों उठाईं। लड़की ने कहा, मैं स्विफ्ट की तलाश में हूँ जो मेरे पति हैं। उसे गायब हुए बहुत समय हो गया है और मैं उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ। हवा ने कहा, तुम्हारे पति को समुद्र के पार कुलशेद ने बंदी बना रखा है, वो यहाँ से बहुत दूर है। लड़की ने उससे विनती की, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि महामहिम मुझे अपने साथ समुद्र के पार ले जाएं। हवा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम रास्ते में गिर जाओगे क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ। लड़की ने उसे आश्वस्त किया, नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। हवा को लड़की पर दया आ गई और उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और कहा, मेरे बालों को पकड़ो और नीचे मत देखो, नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। हवा ने एक तेज झोंका मारा और लड़की को समुद्र के पार ले जाकर एक झरने के पास छोड़ दिया। बेचारी लड़की अभी आराम करने के लिए बैठी ही थी कि अचानक पहाड़ों से एक भयानक दहाड़ गूंजी। झरने पर एक कुलशेद प्रकट हुआ और लड़की को देखते ही एक पैर पर उछलने लगा और चिल्लाने लगा, पहले मेरे पास एक था, अब मेरे पास दो हैं मेरी प्यारी। उसने लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गया जहां स्विफ्ट को बंदी बनाकर रखा गया था। उसने अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो कुलशेद से डर गया था। ये सुनिश्चित करते हुए कि कुलशेद को पता न चले, उसने अपनी अंगूठी एक जगह में फेंक दी जिसे पत्नी को धोना था ताकि उसे पता चले कि वो वहां है, और ये काम कर गया। जब वो जग धो रही थी तो अंगूठी उसके हाथ में आ गई और उसने पहचान लिया कि ये उसके पति की है। बाद में जब उन्हें एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला तो उसने संगीत फुसफुसाना नहीं तो वो हमें खा जाएगा। कुलशेद ने उन दोनों को खूब खिलाया ताकि बाद में वो उन्हें खा सके, पहले पत्नी को और फिर पति को। उसने उनकी बातें भी सुन ली थी। एक दिन कुलशेद ने पत्नी से कहा, बेटी, जब मैं रात के खाने के लिए वापस आऊंगा तो मैं घर के कुछ हिस्सों में झाड़ू लगा हुआ और कुछ मैं बिना झाड़ू लगा हुआ देखना चाहता हूँ। बेचारी पत्नी सोच रही थी कि क्या करे, तभी उसका पति जाग गया और उसने पूछा कि वो क्या सोच रही है। उसने उसे कुलशेद के आदेशों के बारे में बताया और कहा कि वो सोच रही है कि उनका पालन कैसे किया जाए। पति ने कहा, मुझे सब कुछ संभालने दो, रोटी का टुकड़ा ढूंढो और उसे यहाँ लाओ, इससे फर्श साफ करो और जब तुम उसे रखो तो उसे अपने पीछे खींच लो। इस तरह घर के कुछ हिस्से झाड़ू लगे रहेंगे और कुछ नहीं। और इसलिए पत्नी ने वही किया जो उसके पति ने सुझाया था। जब शाम को कुलशेद घर आया और उसने पत्नी से पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने काम पूरा कर लिया है माँ। कुलशेद ने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ ठीक वैसा ही किया गया था जैसा वो चाहता था। ये तुम्हारा विचार नहीं था, राक्षस चिल्लाया, ये तुम्हारे पति का विचार था। अगले दिन कुलशेद ने युवती से फिर कहा, बेटी, जब मैं शाम को घर पहुंचूं तो मैं यहाँ आंसुओं के 2 बर्तन ढूंढना चाहूंगा और अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जब कुलशेद चले गया तो युवती ने दोनों बर्तन निकाले, उन्हें अपने सामने रखा और उन्हें भरने के लिए रोने लगी, लेकिन बर्तन व्यर्थ ही भर गए। जब उसका पति उठा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया और उससे पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि कुलशेद ने पिछली रात आंसुओं से भरे 2 बर्तन मांगे थे और अगर नहीं मिले तो वो उसे खा जाएगी। पति ने उससे कहा, तुम कितनी मूर्ख हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन बर्तनों को आंसुओं से भर सकती हो? एक पल के लिए आराम करो और मुझे ये काम करने दो। बर्तन लो और उनमें पानी भरो, मुट्ठी भर नमक डालो और उन्हें ढक दो। युवती ने वैसा ही किया जैसा उसके पति ने कहा था। जब कुलशेद उस शाम वापस आया और उसने पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो महिला ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है माँ। कुलशेद ने जाकर देखा कि कढ़ाया वो वास्तव में आंसुओं से भरी हुई थी।
अपनी जीभ की नोक से तरल को छकते हुए कुलशेद ने महसूस किया कि ये आंसुओं की तरह नमकीन था, और उसने महिला से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटी कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि स्विफ्ट का विचार था। इसके बाद कुलशेद को उस युवक से नफरत होने लगी और उसने योजना बनाई कि वह उसे कैसे खाएगा। लेकिन युवक को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने पुराने कपड़े पहने और कुलशेद के एक जंगल में लकड़ी काटने चला गया। कुलशेद ने जंगल में खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन एक दिन जब युवक लकड़ी काट रहा था, तब कुलशेद वहां से गुजरा और कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर चिल्लाया, मेरे जंगल में लकड़ी काटने की हिम्मत कौन करता है? उसने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक गरीब आदमी हूँ और एक युवक के लिए ताबूत बना रहा हूँ जो अभी अभी मरा है। कुलशेद ने पूछा कि वह युवक कौन था। एक सुंदर लड़का जिसका नाम स्विफ्ट था, उस आदमी ने जवाब दिया। जब कुलशेद ने सुना कि स्विफ्ट मर गया है तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, ओह मैं कितना खुश हूँ। वो ताबूत के पास पहुंचा। युवक ने पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? हाँ, उसने जवाब दिया। तो हिम्मत रखो महाराज, यक ने कहा, और अंदर चढ़ो और देखो कि मैंने सब कुछ ठीक से किया है या नहीं। कुलशेद ने फिर कहा, मैं बहुत खुश हूं कि वो मर गया, और ताबूत में चढ़ गया। युवक ने तुरंत ताबूत को बंद कर दिया, उसे ताला लगा दिया और उसमें आग लगा दी। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि कुलक्षेत्र जलकर राख हो गया है, तो वो घर लौट आया और अपनी पत्नी से कहा, कुलशेद हमेशा के लिए चला गया है, अपना सामान पैक करो और चलो घर चलते हैं। फिर उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और घर वापस चले गए और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वो आदमी जो कभी दिन में सांप और रात में इंसान हुआ करता था, अब हमेशा के लिए इंसान बन गया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।